हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं रिवीजन 1 से लेकर के 15 जून तक के करंट अफेयर्स का। तो जो मैंने 2 पार्ट में किया था, 1 से लेकर 7 जून तक और 8 से लेकर 15 जून तक किया था, तो वो सारा का सारा अब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, उसका पूरा रिवीजन करेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा आप सबको। तो हाँ, सबसे पहली न्यूज़ है, पीएम मोदी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। और जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल, और उस ड्रोन फेस्टिवल का नाम रखा गया था भारत ड्रोन महोत्सव 2022। कहाँ पे हुआ था वो? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वर्क करती है, हैज़ कंडक्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किया टू कैरी मेल्स को कैरी करने के लिए यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मेल्स को ले जाया जा सकता है उन स्पेसिफिक रीजन्स में जहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़। और इसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न चूज़ किया गया, दैट इज़ कच्छ ऑफ गुजरात। फाइन। उसके बाद इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है E200, वो भी शोकेस की गई। कहाँ पे? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में। एंड इट वाज डिस्प्लेड बाय ई प्लेन कंपनी। ई प्लेन कंपनी ने उसको डिस्प्ले किया। और ई प्लेन कंपनी है क्या? बेसिकली एक एविएशन और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, एक और चीज़, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में जो न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था, उसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। और ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। फाइन। सो ये हमने ये वाली न्यूज़ कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है रिलेटेड टू पीएम मोदी से ही रिलेटेड है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बेनिफिट्स रिलीज़ किए हैं कि कौन सी स्कीम के अंदर? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको ये टास्क दिया गया विद इम्प्लीमेंटिंग द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स, कि वो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। किसके साथ पार्टनरशिप करके? मिनिस्ट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके, स्टेट्स एंड यूनियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ पार्टनरशिप करके पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो ये स्कीम है, बेसिकली ये 4,000 रुपये देती है हर महीने के बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है स्कूलिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए। इसके साथ साथ में एक हायर एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है, हायर एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी देती है। और एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करती है उन बच्चों के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज या हायर एजुकेशन में अपना करियर, मतलब एजुकेशन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशनल लोन भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ में एक मंथली स्टीपेंड भी दिया जाएगा उन सारे बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड-19 के टाइम पर उनकी वो नहीं रहे पेरेंट्स कोविड की वजह से, और बच्चा भी अकेला है। तो जब वो 23 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको 10 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। इतने उसको मंथली स्टीपेंड तो मिलेगा, लेकिन वंस ही विल बी 23 ईयर्स ऑफ एज, देन ही विल बी गिवन 10 लाख ऑफ रुपीज़। फाइन। उसके साथ साथ में एक पासबुक भी दी गई है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में, और हेल्थ कार्ड भी दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम के अंदर, ठीक है। 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होगा। फाइन। एंड यस, दैट इज़ इट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है नेक्स्ट न्यूज़। सो आंध्र प्रदेश ने एक बेसिकली
रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है। रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है कितने रुपए का? 16 बिलियन यूएस डॉलर, 16 बिलियन डॉलर का एक रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है। किसके साथ? अडानी एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर के, और एक और के साथ मिलकर के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ तो मिली ही है, उसके साथ में ग्रीनको एंड ओरिबिंडो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड साथ के भी मिलके, ठीक है। पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ग्रीन को एंड ओरिबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके साथ भी मिलकर के तीनों ने मिलके एक बेसिकली ये पैक्ट साइन किया है। और इसमें क्या होगा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये तो पैक्ट तो साइन कर लिया है, उसके बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने अपना जो एक प्रोग्राम हुआ था मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र पवेलियन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में, और उसके जो 10th एडिशन था उसमें उन्होंने 23 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 के 10th एडिशन हुआ था मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम का, उसमें 23 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसका टोटल जो अमाउंट था वो था 4 बिलियन यूएस डॉलर, 4 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। उसके साथ साथ में रिन्यू पावर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ में? कर्नाटका गवर्नमेंट के भी साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़ रुपीज़, कि वो 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे स्टेट में। उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिन्यू पावर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही हुआ था ये एमओयू भी, कि वो 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटका के स्टेट में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मास्टर कार्ड के साथ, टू फॉर्मलाइज अ डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप। डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज करने के लिए, डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 4 क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रीस्ट्रक्चर किया है। किस, एक सेकंड में गेट बंद कर देती हूँ। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सेबी, सेबी से रिलेटेड है। तो सेबी ने रीस्ट्रक्चर किया है, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी का रीस्ट्रक्चर किया है इस कमेटी का। और बेसिकली इस कमेटी का काम क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिव्यू करना, दोबारा से रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखना। और ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क काम किसके लिए करता है? कैश के लिए और डेरिवेटिव्स के लिए। तो इस कमेटी का काम ही सिर्फ इसका इतना था कि उसको रिव्यू करना होता था, ठीक है। और ये बेसिकली कमेटी 14 मेंबर की कमेटी है। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जो आईआईएम अहमदाबाद को बिलोंग करते हैं। आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर है जयंत आर वर्मा, वो इसको हेड करेंगे। और भी जो 14 के 14 मेंबर्स है वो भी मतलब पता होना चाहिए कितने मेंबर्स है, पर उनके नाम पता हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कमेटी को हेड कौन कर रहा है। वो हमने देख लिया है कि प्रोफेसर जयंत आर वर्मा विल बी द हेड ऑफ दिस कमेटी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, नो, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो रामनाथ कोविंद कहाँ से आ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली अपॉइंट किया है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? पंकज शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ है। और जो पंकज शर्मा बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। पंकज शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी है, और उन्हें पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। किसका? PDM मीन्स पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और उन्होंने सक्सीड किया है किसको? वांदिता कोल को। सो वांदिता कोल की जगह कौन लेंगे? पंकज शर्मा लेंगे, ओके। और
जो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, इसका एक तो चेयरमैन होता है, 3 उसके साथ होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और फिलहाल 2 पार्ट टाइम मेंबर्स थे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स की जगह तो फिल थी, पोस्ट फिल थी, लेकिन एक खाली थी तो एक को फिल कर दिया। कैसे? पंकज शर्मा जी के द्वारा, जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रामनाथ कोविंद। ये न्यूज़ रामनाथ कोविंद से रिलेटेड है। सो रामनाथ कोविंद ने भी अपॉइंटमेंट किया है किसका? प्रदीप कुमार मोहांती का। PK मोहांती मीन्स प्रदीप कुमार मोहांती का बेसिकली अपॉइंटमेंट किया है। जो एडिशनल चार्ज दिया गया है उनको, लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया गया है जब पिनाकी चंद्रा घोष, जिनका टाइम पीरियड और टेन्योर ख़त्म हो गया था, ठीक है। और पिनाकी चंद्रा घोष जो फर्स्ट चीफ थे लोकपाल के पहले चीफ थे, और उनका अपॉइंटमेंट हुआ था मार्च 2019 में। तो उनका टाइम पीरियड और टेन्योर 27 मई 2022 को ख़त्म हो गया। उसके बाद PK मोहांती जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरपर्सन का, जब तक नया चीफ इलेक्ट नहीं होता है तब तक के लिए, ठीक है। फाइन। और जो ये जस्टिस PK मोहांती है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के, ओके। उसके बाद जो ये लोकपाल होता है बेसिकली, इसका भी सेम है कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए और उसके साथ 8 मेंबर्स होते हैं। उसमें 8 नहीं थे, उसमें लेकिन जो लोकपाल का जो है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, उसके साथ 8 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल लोकपाल में सिर्फ 6 ही मेंबर्स हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू परम अनंता। तो देखिए, जो परम अनंता है ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर है, और इसको कमीशन किया है IIT गांधीनगर में, इसको कमीशन कर दिया गया है। और किसकी, कौन से मिशन के अंदर? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर IIT गांधीनगर गुजरात में सुपर कंप्यूटर परमानंता को कमीशन किया गया है। ये बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के। और इस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है सुनीता वर्मा ने, जो इस ग्रुप की कोऑर्डिनेटर थी, ठीक है। और बेसिकली इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं परम अनंता की, कि 838 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, 838 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है ये पूरा। और इसके पास जो है, इसकी पावर कौन दे रहा है? 7400 CPU कोर्स, और इसकी 52 TB रैम है, और इसमें 1 PIV स्टोरेज कैपेसिटी है, ओके। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। Next news is related to World No Tobacco Day. So World No Tobacco Day was observed across the globe by World Health Organization. Most of the days are observed by United Nations, but this is related to health. That is the reason why it is observed by World Health Organization. So World No Tobacco Day 2022 is observed across the globe on 31st of May 2022। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है टबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। टबैको ये थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द harmful effects of using tobacco, and inform the public about the danger of tobacco, okay, and business practices of tobacco companies। फाइन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंक्रीज़ कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स बढ़ा दिए हैं। किसके? इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। और कौन कौन सी योजना के किए? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के रेट्स बढ़ाए गए हैं टू मेक इट इकोनॉमिकली विएबल बनाने के लिए। और जो ये रिवीजन हुए हैं, ये बेसिकली 7 साल में पहली बार इनका रिवीजन हुआ है, क्योंकि ये दोनों की दोनों योजनाएं जो है 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद से इनमें रेट में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ था, सेम रेट चल रहे थे। और इनका जो रेट का ये चेंज है, ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून 2022 से, 1 जून 2022 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। फाइन।
उसके बाद मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके रेट पहले 330 रुपये देने पड़ते थे साल के, अभी उसके रेट बढ़ा के कितने कर दिए 436 यानी कि 436 रुपीज़ पर ईयर नाउ अ पर्सन हैज़ टू गिव अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। एंड इफ यू टॉक अबाउट पीएम सुरक्षा बीमा योजना देन इन दैट केस वी वाज you know we was giving around 12 rupees per annum, but now we have to give 20 rupees per annum for this scheme pm सुरक्षा बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फाइन, दैट इज़ इट। और इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था, तो या दैट इज़ इट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। और इस नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को बनाया किसने है? इसको बनाया है इफ़को ने बनाया है। और इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियाज़ फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और कहाँ पे बनाया गया है? ये गुजरात के कलोल डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। गुजरात के कलोल डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बनाया गया है। इनोग्रेशन इसका पीएम मोदी ने किया है। और ये बेसिकली या दैट इज़ इट। और इसमें इस इनोग्रेशन के साथ इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने नैनो यूरिया का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। सो विद दिस अनाउंसमेंट इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन नैनो यूरिया का करने वाली पहली कंट्री इंडिया बनी है। और जो ये कलोल प्लांट है ना, इसको सेटअप किया गया है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 175 करोड़ रुपए लगे हैं। इन्वेस्टमेंट लगी है इस प्लांट को बनाने में। और ये प्लांट बेसिकली 1.5 लाख नैनो यूरिया की बोतल्स प्रोड्यूस करेगा। एक दिन में 1.5 लाख बोतल्स को प्रोड्यूस करेगा। और उन 1.5 लाख बोतल की एक बोतल की कैपेसिटी 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर की होगी बोतल। और 8 मोर सच प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन कमिंग डेज। अभी एक ही बनाया है, उसके बाद ये उनकी प्लानिंग है कि 8 और प्लांट्स ऐसे ऐसे बनाए जाए डिफरेंट रीजन में कंट्री के। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ रिवीजन करने के लिए है। और मेरा ये है कि मेरे को सबसे पहले जितना मैंने अभी तक कराया है और किया है वो सब रिवाइज करना है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, जून करेंगे, मई करेंगे और अगस्त का जो बाकी का पोर्शन है वो करेंगे। पर उससे पहले रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर डूइंग इट एंड वी विल डू इट ओके बिफोर गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो सेकंड कंट्री बनी है वर्ल्ड की। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिकम सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के बाद सेकंड कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बनी है जिसने बिटकॉइंस को अडॉप्ट किया है एज लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइंस को। और जो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है ऑल्सो बिकम्स द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री भी पहली है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी मान लिया है। ठीक है। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है उसने बिटकॉइंस को लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। उसकी खुद की एग्जिस्टिंग करेंसी तो है, उसके साथ साथ में इसको लीगल टेंडर माना है। ठीक है। और उसकी खुद की करेंसी का नाम क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ओके। और बेसिकली जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसने एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी सेटअप किया है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। 27 अप्रैल 2022 को लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये भी इस्टेब्लिश किया था। ओके। उसके बाद जो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इतना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 75th एनुअल केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के केन्स में हुआ है। और उसका ऑफिशियल पोस्टर जो है उसको डिज़ाइन किया गया है एज होमेज टू अमेरिकन फिल्म जो है ट्रूमैन शो 1998 में रिलीज़ हुई थी। सो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसका पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है कि उसका एडिशन कौन सा है? तो 75th एडिशन है। और हुआ है कहाँ पे है? केन्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ही हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमने ख़त्म किया 12।
नेक्स्ट क्या है, और हाँ इसमें एक और चीज़ है कि जो ये केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, इसमें इंडियन फिल्म मेकर शाहरुख सेन, इंडियन फिल्म मेकर शाहरुख सेन की एक बेसिकली फिल्म थी, उसका नाम था ऑल दैट ब्रेथ्स। और इसने 2022 का गोल्डन आई अवार्ड विन किया है, गोल्डन आई अवार्ड। और इसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं लियोल डी ओर, क्या बोलते हैं, लियो लियो एल डी और, ठीक है, फ्रेंच में इसको ये बोलते हैं। और ये अवार्ड जीता है ओल्ड एट ब्रेथ, और इसके प्रोड्यूसर कौन थे, फिल्म मेकर कौन थे, शाहरुख सेन। और फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के लिए मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल में। और ये फिल्म जो है बेसिकली पहले भी कुछ अवार्ड जीत चुकी है, जैसे वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड ज्यूरी प्राइज अवार्ड जीता था सुंडेंस फिल्म फेस्टिवल में, 2022 में ही हुआ था ये। और इसमें भी उन्होंने अवार्ड जीते हैं। उसके बाद एक स्वीडिश कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, स्वीडिश कॉमेडी मूवी है, तो नाम है उसका ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। और इसको डायरेक्ट किया था रूबन ओस्टार्ड ने इसको डायरेक्ट किया था, रूबन ओस्ट लैंड ने इसको इसको बेसिकली डायरेक्ट किया था। और इसने अवार्ड जीता है, पाल्मे डी ओर अवार्ड जीता है, पाल्मे डी ओर अवार्ड जीता है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने। ओके, और इसके साथ साथ जो एक मूवी है क्लोज, उसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, मूवी है क्लोज, उसने कौन सा अवार्ड जीता है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। और एक मूवी है एट माउंटेन्स, उसने जूरी प्राइज जीता है, एक मूवी है एट माउंटेन्स। और इस मूवी ने कौन सा अवार्ड जीता है, इस मूवी ने जीता है जूरी प्राइज अवार्ड जीता है। और इंडिया का नाम रखा गया फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर, पहली कंट्री ऑफ ऑनर की ये इंडिया को अवार्ड मिला है। और केन्स मार्केट में दिया गया है बेसिकली, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था केन्स फेस्टिवल के अलॉन्ग साइड केन्स मार्केट लगाया गया था, उसके लिए इंडिया को पहली कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है। और इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो थी वो जूरी मेंबर थी 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल की, जूरी में मेंबर थे दीपिका पादुकोण। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नटरांजन सुंदर, नटरांजन सुंदर से रिलेटेड है। सो जो ये नटरांजन सुंदर है, इनका नॉमिनेशन हुआ है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL मीन्स नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और ये गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक है, जो जितने भी बैंक्स होते हैं उनका अगर कोई अमाउंट NPA में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बाद वो सारे के सारे डिटेल NARCL को दे देते हैं, और उसके बाद ये करता है आगे का प्रोसीजर पूरा का पूरा कि कैसे पैसा निकाला जाए उन लोगों से जिन्होंने इतना सारा लोन ले लिया है और उनका लोन NPA में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट सपोर्टेड बैड बैंक है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है, नटरांजन सुंदर को बनाया गया है। और ये रिप्लेस करेंगे किसको, पद्मा कुमार M नायर को ये रिप्लेस करेंगे, पद्म कुमार N नायर को रिप्लेस करेंगे। और NARCL ने बेसिकली करनाम शेखर का भी अपॉइंटमेंट किया है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है बोर्ड का, जो इसका बोर्ड होगा उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है करनाम शेखर को। करनाम शेखर जो है फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इंडियन ओवरसीज बैंक में भी और देना बैंक में भी, दोनों में ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। और एक मालविका सिन्हा है, मालविका सिन्हा, ये रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI में, उन्होंने भी ज्वाइन किया है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन्हें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया। और करनाम शेखर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बनाया गया है बोर्ड का। तो ये हमारी न्यूज़ कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स।
तो एक लिस्ट आई है और ये इसका 59th एडिशन है। देखिए एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डेज़ का एडिशन हो या फिर कोई इवेंट है उसका एडिशन हो, कोई अवार्ड मिल रहा है उसका एडिशन होता है, वो एडिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज थोड़ी मेरी स्पीड फास्ट होगी जो मेरे को लग रहा है, तो आप उसको स्लो कर सकता। तो जो 59th एडिशन है टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की ये लिस्ट आई है और इस लिस्ट को निकाला है जर्मनी ने। जर्मनी ने इस लिस्ट को निकाला है और ठीक है। तो इस लिस्ट के हिसाब से जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था अब तक, नहीं ये बना है सबसे फास्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तो जापान का फुगाको सुपर कंप्यूटर था, आप भी अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। अब जो फ्रंटियर है जो यूनाइटेड स्टेट का ये सुपर कंप्यूटर है और बेसिकली इसके पास एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस प्रोसेसर है, एडवांस माइक्रो डिवाइस प्रोसेसर है और इसने रिप्लेस कर दिया है फुगाको को। फुगाको जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है कौन, फ्रंटियर बन गया है, ठीक है। और इसको बनाया किसने, इसको बनाया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको पूरा बनाया है, यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको प्रिपेयर किया है। और या दैट इज़ इट, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ अगर आप याद रख सकते हैं तो एक एक्सा फ्लॉप जो होता है वो इक्वलेंट होता है किसके, 1000 पैटा फ्लॉप्स के। 1000 पैटा फ्लॉप्स के इक्वलेंट क्या होता है, एक एक्सा फ्लॉप्स जो होता है 1000 पैटा फ्लॉप्स के इक्वल है, फाइन। और जो इसके पास जो इसका ये बेंचमार्क है ये 1.1 एक्सा फ्लॉप का है, जो ये फ्रंटियर है इसका 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, इसीलिए पता होना चाहिए कि एक एक्साफ्लॉप में 1000 पैटा फ्लॉप्स होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड मिल्क डे। सो वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब और इसको ऑब्जर्व कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। तो हर साल 1 जून 2022 को, 2022 क्यों, हर साल 1 जून को, 1 जुलाई को, जुलाई कैसे आ गया, 1 जून को, 1 जून को, आई एम सॉरी, ये उसमें भी ठीक कर लेना भाई, मैंने गलती से लिख दिया। 1 जून 2022 को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है कि मिल्क जो है वो एक ग्लोबल फूड है और इसके साथ साथ में डेयरी इंडस्ट्री को भी सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड मिल्क डे डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी है और ऑल्सो ये क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क, कि मिल्क के कौन कौन से बेनिफिट्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑल्सो डेयरी इंडस्ट्रीज़ को भी का भी सेलिब्रेशन इसी दिन होता है, क्योंकि जो डेयरी इंडस्ट्री है बेसिकली लाइवलीहुड देती है मिलियंस ऑफ पीपल को, बिलियंस ऑफ पीपल को अक्रॉस द ग्लोब, डेयरी इंडस्ट्री। और वर्ल्ड का जो सबसे पहला मिल्क डे था वो ऑब्जर्व किया गया था 2001 में, 1 जून 2001 में। और या दैट इज़ इट, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 16 न्यूज़ क्या है, 16th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड है। सो यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है किसके लिए, टू एक्सपेंड द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसका मैंडेट चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल दे दिया है, जिससे कोऑपरेटिव्स जो है वो अब बायर्स के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। टू अलाउ कोऑपरेटिव्स, जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वो बायर्स के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जो खरीदने वाला उसके प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो, ये तो हो गया। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है कांस्टेबल्स के लिए सीआरपीएफ में
वो 10th थी, लेकिन अब उसको 10 से घटा के 8 कर दिया गया है। और इसका अप्रूवल दिया यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, क्योंकि हम यूनियन कैबिनेट के प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रपोजल एक ये भी आता है। और इसमें एजुकेशनल रिलैक्सेशन सिर्फ ऐसे नहीं है कि सबके लिए दिया है, सिर्फ 400 कैंडिडेट्स के लिए दिया है जो अप्लाई कर रहे हैं सीआरपीएफ में, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं साउथ छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं, जो काफ़ी पिछड़ी हुई है और काफ़ी नक्सली से घिरी हुई है नक्सलियों से। तो जैसे बीजापुर के कैंडिडेट्स, दांतेवाड़ा के कैंडिडेट्स और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स, इन सब के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8th क्लास कर दे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बी टू गेट स्टडी get education okay properly, and that is the reason this opportunity is given to those candidates. Fine. Okay. और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी है, इसको इसने डेवलप किया है, हैज़ डेवलप्ड एन आईटी मॉड्यूल डेवलप किया है। किसके लिए? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक आईटी मॉड्यूल डेवलप किया है। किसके लिए किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, जिससे वो इंटीग्रेट कर देगा कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को किसके साथ? इंटीग्रल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। और उसके साथ साथ में फॉर ऑनलाइन ई कंकरेंस और प्रोक्योरमेंट प्रपोजल का अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 17 पर। सो ये ब्लू डार्ट एक्सप्रेस बेसिकली ये क्या है? इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है। क्या है ये? इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है, और इसके साथ साथ में इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यूटी से पोस्ट ग्रुप, ड्यूटी से पोस्ट DHL ग्रुप, इसका भी पार्ट है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है, और इसने साइन किया है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ब्लू डार्ट ने साइन किया है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज को साइन किया है। और इसको क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज को फ्रेम किसने किया है? इसको फ्रेम किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसने फ्रेम किया है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन गैस के एमिशन को रिड्यूस करके टू नेट ज़ीरो बाय 2050, जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा कि 2050 तक जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस का एमिशन है उसे हम 0 पर ले आए, ऐसा टारगेट किया है। और इसीलिए ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने ये साइन किया है कार्बन न्यूट्रल नाउ प्लेज। ठीक है, मैंने 10 बार रिपीट कर दिया। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ भी है, पता नहीं मैंने मेंशन की थी नहीं की थी, हाँ की है, कि जो ये क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है ना, CNN क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और ये कुछ इनिशिएटिव्स में से है जिसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेक्रेटेरिएट ने इसको लॉन्च किया था, जिससे क्लाइमेट एक्शंस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और नॉन पार्टी स्टेक होल्डर साथ में मिलकर के क्लाइमेट एक्शंस को देखें कि कैसे हम क्या काम कर सकते हैं, क्लाइमेट का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो सारी चीज़ें दिक्कत आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और जो ये DBDHL ग्रुप है हैज़ टेकन मेजर्स वर्थ टू ₹7 बिलियन, यानी कि इन्होंने क्या किया है, 7 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बाय 2030, 2030 तक का जो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से तो 2030 का ही टारगेट है कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल तक तो लग नहीं रहा है, हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसी के लिए DBDHL ने 7 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करने के लिए बोला है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का हिसाब से अगर इतना टारगेट सेट किया है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नेशनल मिनरल कांग्रेस। नेशनल मिनरल कांग्रेस बेसिकली ये हुई थी, कहाँ पे हुई है ये? भुवनेश्वर में हुई है नेशनल मिनरल कांग्रेस। और भुवनेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा में है। और इसमें जो विनोद कुमार तिवारी है
विनोद कुमार तिवारी है जो वो एडिशनल सेक्रेटरी है, कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के एडिशनल सेक्रेटरी विनोद कुमार तिवारी ने एक टारगेट सेट किया है कि वो जो कोल का गैसिफिकेशन है, उन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि जो कोल है, कोल का गैसिफिकेशन ये 100 मिलियन टन तक लेके आएंगे बाय 2030। 2030 तक कोल का गैसिफिकेशन 100 मिलियन टन हो जाएगा, ऐसा टारगेट सेट किया है विनोद कुमार तिवारी ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के। और उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट कुछ तैयारी भी कर रही है कि एक एक उनके साथ साथ में एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया है, इसे इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट भी जो है, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा ना, हाँ। सो ये नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, जिससे ये जो इनका टारगेट है ये रियलिटी में कन्वर्ट हो, ठीक है। और इसमें बेसिकली इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 4 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 19। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड टू है एनुअल रिपोर्ट डाटा आया है, एक एनुअल रिपोर्ट डाटा, और ये 2021-22 का आया है। और इसमें बताया गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज़ हुई है बाई 8.46%, इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ होके अब कितनी हो गई है, 61.9 लाख करोड़, 61.9 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो आरबीआई की बैलेंस शीट हो चुकी है, 8.46% का इंक्रीज़ हुआ है। और इसके साथ साथ में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे हुआ था कंज्यूमर्स को लेकर के बैंक नोट्स पर, ठीक है। जो कंज्यूमर की राय है बैंक नोट से रिलेटेड, और उसके लिए एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था, तो उसमें ये देखा गया कि इंडियन पीपल सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं 100 रुपये का नोट, सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैंक नोट्स में, और 2000 रुपये का नोट सबसे लीस्ट प्रेफरेंस में आता है। तो 100 रुपये का, 100 डिनोमिनेशन का बैंक नोट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीपल। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस सर्वे में बेसिकली 351 विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को भी कंसिडर किया गया, जिनकी एज 18 से लेकर के 79 ईयर्स थी। और बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके साथ एक और चीज़ का पता चला कि टोटल FICN का मतलब है फेक इंडियन करेंसी नोट्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स सारे के सारे डिनोमिनेशन के अगर लगाए जो बैंकिंग सेक्टर में डिटेक्ट किए गए हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। कितने बढ़े हैं, अब जाके 2,30,971 यानी कि 2,30,971 पीसीज मिले हैं, और पहले ये 2,08,625 थे। 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 में इतने मिले थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 2,30,971 फेक इंडियन करेंसी के नोट्स मिले हैं, ओके। और जो एनुअल रिपोर्ट आई है 2021 की 2022 की, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स को बेसिकली ये उनको बताया है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड स्लीपेज। जितने भी वो एडवांसेस लोन्स दे रहे हैं तो उसमें रिस्क है कि कि पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पैंडमिक की वजह से रीस्ट्रक्चर हुआ है पूरा का पूरा प्रोसेस। और इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन किया है किसको, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। और स्लीपेज बेसिकली क्या होता है, स्लीपेज मैंने बताया नहीं था क्या, हाँ। तो रिस्क जो थे पीपल को और बैंक एसेट्स के बारे में। तो स्लीपेज बेसिकली होता है, लिख देती हूँ स्लीपेज। स्लीपेज बेसिकली वो बैंक के एसेट्स होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, क्योंकि जब बोरोवर्स पैसा वापस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एनपीए में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब जो भी अमाउंट जो हमने डाला है बैंक में, अगर हम उसके इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं और 90 दिन हो गए, ठीक है, 90 दिन हो गए, तो 90 दिन के बाद वो पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज स्लिपेज। तो इसका रिस्क है, क्योंकि कोविड अभी जाके गया है और रीस्ट्रक्चर हुआ है पूरे का पूरा प्रोसेस। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी भी चेतावनी सारे बैंकों को दी है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, और इसने एक नया हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया है। न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू बेसिकली ये नए इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकता है, और बेसिकली कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर सकता है हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस दे करके। और SBI जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, जो इंडिया का लार्जेस्ट और प्रीमियर कमर्शियल बैंक है। और SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपोलो 247 के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिससे वो कस्टमर्स को बेसिकली बहुत सारे सर्विसेज को एक्सेस करवा पाए। जो कस्टमर अगर उसकी साइट पर आए तो बहुत सारी सर्विसेज जो अपोलो 24/7 सर्विसेज देता है, वो भी SBI जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर ही वो सारी सर्विसेज मिल सके कस्टमर्स को। इसके लिए ये पार्टनरशिप की है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इलोन मस्क। इलोन मस्क जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टेस्ला के और स्पेस एक्स के, उन्होंने टॉप किया है किसको? फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEOs, यानी कि 10 सबसे ज़्यादा पेड किए जाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनकी लिस्ट आई है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट आई है वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEOs की, उसमें टॉप किया है इलोन मस्क ने, क्योंकि इनके पास इनकी जो नेटवर्थ है वो है अराउंड 23.5 बिलियन US डॉलर। और सेकंड पोजीशन पे आया है टिम कुक। टिम कुक जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एप्पल का, और उनकी जो नेटवर्थ है वो है 770.5 मिलियन US डॉलर। और जेंसन हुआंग की सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन आई है, ये निवीडिया के को फाउंडर है, और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 561 मिलियन US डॉलर। ठीक है, इनकी थर्ड पोजीशन आई है। सत्या नडेला जो इंडिया के हैं, उनकी जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट के, और उनका हु रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ, उन्हें सैलरी मिलती है 309 मिलियन इन 2021। 2021 की बात करें तो 309 मिलियन US डॉलर सैलरी मिलती है सत्या नडेला को। और इनकी रैंक कितनी आई है? 7th रैंक आई है। और ये सिर्फ एक यही इंडियन ओरिजिन पीपल है जो लिस्ट में आए हैं। इंडिया की तरफ से एक यही बंदे लिस्ट में आए हैं टॉप 10 लिस्ट में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ राजेश गैरा को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। NIC की फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। और जो ये राजेश गैरा है बेसिकली ये सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं किसमें? डिप्यूटी डायरेक्टर, सीनियर साइंटिस्ट तो है ये, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट भी इनके पास थी। अर्लियर डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट थी, और अब इन्हें ये डायरेक्टर बन चुके हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। फाइन, होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़, ये हमने कंप्लीट किया। सो 23rd, दिस इज 23rd। तो देखिए 23rd न्यूज़ क्या है। 23rd न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस से रिलेटेड है, और गुजरात टाइटन की कैप्टन कौन किसने लीड किया था? सो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, कैप्टन थे, और इन्होंने 15th एडिशन जीता है किसका? टाटा स्पॉन्सर्ड IPL 2022 का। इंडियन प्रीमियम लीग 2022 चल रहे थे, जिसको स्पॉन्सर टाटा कर रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरात टाइटन जिसको लीड हार्दिक पांड्या ने किया है, तो उसने अवार्ड क्या वो जीता है। ठीक है, और किसको हराया है? और ये इंपॉर्टेंट है कि ये IPL का 15th एडिशन था, और डिफीट किसको किया? राजस्थान रॉयल्स को हराया है। और कहाँ पे हो रहा था ये? अहमदाबाद गुजरात में ये इवेंट हो रहा था,
और जो ये लीग थी बेसिकली 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक चली है आईपीएल की लीग, और 26 मार्च से लेकर 29 मई तक चली है, 29 मई तक चली है। देखिए ये होता है रिवीजन का बेसिकली मकसद, कि चीज़ें आपने कुछ गड़बड़ की होती है तो वो देख सकते हैं आप। तो 29 मई तक हुआ था ये, और इसमें राजस्थान रॉयल को हराया था। उसके बाद जो डुआइने ब्रेवो है, डुआइने ब्रेवो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, और बेसिकली इन्होंने ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले थे, और ये बने हैं हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले आईपीएल में डुआइने ब्रेवो बने हैं जो वेस्ट इंडीज़ के हैं। और इन्होंने हराया किसको है, लसीथ मलिंगा जो एल मलिंगा थे और जो श्रीलंका के हैं। उनका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, डुआइने ब्रेवो ने जो वेस्ट इंडीज़ के हैं। फाइन, अब ये बन गए हैं हाईएस्ट विकेट टेकर, और ये रिटायर्ड है तो उनके नाम ये रिकॉर्ड था वो टूट चुका है किसके द्वारा, डुआइने ब्रेवो। उसके बाद जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियन की तरफ से खेल रहे थे, वो सेकंड इंडियन बने हैं विराट कोहली के बाद जिन्होंने 10,000 रन बना लिए हैं 2020 इंटरनेशनल में। सो 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर जो बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं, पहले कौन थे, विराट कोहली थे। उसके बाद इतना हो गया 10,000 रन बनाने वाले आफ्टर वी के मीन्स विराट कोहली। और शिखर धवन जो खेले थे पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, वो ऐसे पहले इंडियन बने हैं और पहले प्लेयर बने हैं, इंडियन नहीं पहले ऐसे प्लेयर बने हैं, पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने बेसिकली 400 मारे हैं, 700 चौके मारे हैं आईपीएल में, ठीक है। 700 चौके मारने वाले आईपीएल में पहले प्लेयर कौन बने हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन और एनीथिंग लाइक दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट पहले प्लेयर ही शिखर धवन बने हैं जिन्होंने 700 चौके आईपीएल में मारे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, आशीष नेहरा आशीष नेहरा जो है पहले ऐसे इंडियन हेड कोच बने हैं, ये इंडियन है, पहले इंडियन हेड कोच, ये पहले ऐसे हेड कोच बने हैं, और ये गुजरात टाइटंस के थे, गुजरात टाइटंस, ठीक है, जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, आईपीएल ट्रॉफी जीती है, और इन्होंने इसके हेड कोच थे ये गुजरात टाइटंस के, ठीक है। तो ये पहले ऐसे इंडियन हेड कोच बने हैं जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, उनकी लीडरशिप उनके जब वो हेड कोच थे उस टीम के, और उसने आईपीएल जीता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडिया। सो इंडिया ने बेसिकली एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीता है, ये ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है 2022 का हीरो मेंस हॉकी एशिया कप चल रहा था, हीरो मेंस एशिया हॉकी कप चल रहा था, और किसको डिफीट करके, बाय डिफीटिंग जापान को डिफीट करके, और किसकी कैप्टनसी के अंडर द कैप्टनसी ऑफ बीरेंद्र लाक्रा कैप्टन थे, और जो वाइस कैप्टन थे वो SV सुनील थे। इनकी लीडरशिप में इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है 2022 के हीरो मेंस हॉकी एशिया कप में जापान को हरा करके। और जो ये 2022 का हीरो मेंस हॉकी एशिया कप था, ये 11th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, ये 11th एडिशन था। और ये हुआ कहाँ पे था, ये जकार्ता में हुआ है, और जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। सो ये हीरो मेंस हॉकी एशिया कप इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था, 23 मई से लेकर के 1 जून तक चला था, 23 मई से लेकर के 1 जून तक चला था, और इसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और ये तो ब्रॉन्ज तो इंडिया ने ले लिया, चलो गोल्ड किसने लिया है, गोल्ड लिया है साउथ कोरिया ने। और 5वीं बार ऐसा हुआ है कि साउथ कोरिया ने गोल्ड लिया है, और किसको हराया है, मलेशिया को, आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया को हरा के, यानी कि मलेशिया सेकंड पोजीशन पे आया है, ठीक है। और एक इस टूर्नामेंट के राइजिंग स्टार का एक अवार्ड मिला है, और उस अवार्ड को दिया गया है उत्तम कुमार को, जो इंडिया के हैं। इंडिया के उत्तम कुमार को राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है हीरो मेंस हॉकी एशिया कप के टूर्नामेंट में। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे।
So next news is related to NTPC Limited, that is नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता था, अब क्या बोलते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड बोलते हैं। इसने रिलीज़ की है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 रिलीज़ की है, और किस लिए रिलीज़ की है, बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, कंजर्वेशन के लिए और रीस्टोरेशन के लिए, किसका, बैलेंस्ड इकोसिस्टम का। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम एनटीपीसी हैज़ रिलीज बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। इसके साथ एनटीपीसी लिमिटेड का बेसिक एम ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसको उसकी जो वैल्यू चेन है उसके पूरे में उसको फैलाया जाए, और बेसिकली कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, जिससे बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग मैनेजमेंट हो सके, और सारे के सारे डिसीजंस अच्छे से लिए जा सके, जिससे बेसिकली अर्थ का जो पूरा एक डाइवर्स लाइफ है उसको पूरा मैनेज कर सके। ठीक है, और या तो बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए इसको अडॉप्ट करने के लिए ये रिलीज़ किया गया बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 26 क्या है, यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली अप्रूव कर दिया है टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ टर्की, जिसे टर्की भी बोलते हैं, टर्की ये, और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज टर्की। यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल मान लिया है, रिपब्लिक ऑफ टर्की बोला जाता था पहले, अब उन्होंने कहा है कि हम इसका नाम चेंज करके टर्की करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल दे दिया है, उसको अब टर्की ही बोला जाएगा, और सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में टर्की ही यूज़ होगा। ठीक है, कंट्री का पूरा ऑफिशियल नेम जो है वो तो रिपब्लिक ऑफ टर्की रहेगा, जो कंट्री का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की रहेगा, और वैसे टर्की बोला जाएगा। और ये किसने किया है, क्योंकि जो टर्किश के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है रिसेप तैयप एर्दोगन। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली ये सोचा है कि जो टर्की है वही टर्किश पीपल के कल्चर को, सिविलाइजेशन को और वैल्यूज़ को बेटर रिप्रेजेंट करता है, बेटर एक्सप्रेस करता है टर्की, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम चेंज किया है। और टर्की का मतलब बेसिकली जो टर्की यूज़ करते थे, ये 14th सेंचुरी से यूज़ करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे टर्की का जो मतलब होता था लैंड ऑफ टर्क्स। क्या होता था टर्की का मतलब, अभी भी यही होता है, वो तो बात अलग है कि नाम चेंज कर दिया, पर उसको पहले बोला जाता था लैंड ऑफ टर्क्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 27 क्या है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उसने बेसिकली जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, और उन ग्रीन बॉन्ड्स के वर्थ अराउंड 300 मिलियन यूरोज़ है, ठीक है, उनको लिस्ट कर दिया है किस पे, लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में। लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में उसको लिस्टेड कर दिया गया है, किसके थ्रू, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू। ग्रीन बॉन्ड जिनकी टोटल वर्थ 300 मिलियन यूरोज़ थी, उसको लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया गया है। और इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो ये इंडिया के एक्सचेंज में तो ये थी ही लिस्टेड, लेकिन अब ये लक्समबर्ग के ग्रीन एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो चुकी है। ठीक है, और जो ये लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में क्या ज़रूरत थी उसको लिस्टेड करने की, क्योंकि ये वर्ल्ड का लीडिंग प्लेटफॉर्म है सस्टेनेबल सिक्योरिटीज़ के लिए। सस्टेनेबल सिक्योरिटीज़ के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लक्समबर्ग एक्सचेंज, जो 2016 में फाउंड हुआ था, और बेसिकली टू एडवांस द सस्टेनेबल फाइनेंस एजेंडाज। तो जितने भी फाइनेंस के एजेंडाज होते हैं सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल समझते हो ना आपकी, जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो सके, ऐसे नहीं है कि आज हमने उसमें कुछ काम किया और वो कल ख़त्म, मतलब उसका वो इफ़ेक्टिव हो सके, लंबे टाइम तक चल सके, दैट इज़ सस्टेनेबल। और ऐसे फाइनेंस एजेंडा को बढ़ाने के लिए ही इसको इसमें लिस्टेड किया है, और दैट इज़ इट।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली प्रोजेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी की टोटल कि कितनी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इस एसबीआई के हिसाब से 7.5% ग्रो करेगी 2022-23 में। और जो पहले एस्टिमेशन थी उससे 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा के बोला है एसबीआई ने। पहले 7.30% बोला था, अभी क्या क्या बोले 7.50% हो जाएगी 2022-23 में। और ये इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन एसबीआई ने दिया है। ठीक है, और ऐसा भी बोला है कि जो रियल जीडीपी है, जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 11.1 लाख करोड़ रुपए बढ़ेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 में। और बेसिकली वो ही रीज़न है जिसकी वजह से वो 7.5% की ग्रोथ उसने एस्टिमेशन लगाया है। और जो नॉमिनल जीडीपी है एसबीआई के अकॉर्डिंग वो भी 16.1% इंक्रीज़ करेगी। और इंक्रीज़ करके कितनी हो जाएगी 275 लाख करोड़ रुपीज़ हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। और इन्फ्लेशन की रेंज हमें रहेगी 6.5 से लेकर 6.7% तक फाइनेंशियल ईयर 23 में। और ये सारी की सारी एस्टिमेशन है एसबीआई की। ये एस्टिमेशन किसकी है, एसबीआई की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू दिस इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। सो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है, क्या एक्सटेंड किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्विस टेन्योर बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल का सर्विस टेन्योर बढ़ा दिया है। और डायरेक्टर जनरल कौन थे, संदीप प्रधान थे, उनका 2 साल और टेन्योर बढ़ा दिया गया है। अब 30 सितंबर 2024 तक वही रहने वाले हैं। उनका पहले क्या था, 6 जुलाई को उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था, तो उनका भी एक्सटेंशन उनको 2 साल का और दे दिया। और अब वो 6 जुलाई 2022 की जगह 30 सितंबर 2024 में रिटायर होंगे। और 2019 में बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और उस टाइम पे उन्होंने नीलम कपूर को रिप्लेस किया था। पर अभी तो इनका 2 साल का और बढ़ा दिया। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, नाम क्या है, संदीप प्रधान, डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। दैट इज़ इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मनी मेखलाई। मनी मेखलाई जो है वो कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और पहली ऐसी विमेन बनी है वो जो जिनको अपॉइंटमेंट मिला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैनरा बैंक की मनी मेखलाई। और वो पहली वुमेन बनने वाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की पोस्ट को संभालेगी। ठीक है, और ओके, और वो उन्होंने रिप्लेस किसको करेंगे, राज किरण राय जी को रिप्लेस करेंगे, राज किरण राय। ठीक है, और जो एक और अपॉइंटमेंट है अजय कुमार श्रीवास्तव का, जो इंडियन ओवरसीज़ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसे ही कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी मानी मेखलाई, ऐसे ही अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे है फिलहाल। इनको भी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ही। जैसे इनको कैनरा बैंक से उठा करके यूनियन बैंक में डाला गया था, इनको इंडियन ओवरसीज़ बैंक में इंडियन ओवरसीज़ में ही डाल दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यहाँ के थे और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ भी इसी बैंक के रहेंगे। तो अजय कुमार श्रीवास्तव अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता को। पार्था प्रतिम शैन गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। और बेसिकली एक और चीज़ है स्वरूप कुमार सिन्हा से रिलेटेड। सो स्वरूप कुमार सिन्हा का भी रिकमेंडेशन हुआ है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है किसको, स्वरूप कुमार सिन्हा को। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको, एस कृष्णन को। इससे पहले एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। और अब कौन बने हैं, स्वरूप कुमार सिन्हा जी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया ने कमीशन किया है उसका खुद का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लार्जेस्ट सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। और
ये कमीशन कहाँ पे किया गया है? देवास्थल हिल में किया गया है। और देवास्थल हिल कहाँ पे है? जो इंडियन हिमालयाज़ है उत्तराखंड में, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। तो इंडिया ने कमीशन किया है इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवास्थल हिल, जो इंडियन हिमालयाज़ पर है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और जो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, बेसिकली ये मॉनिटर करेंगे स्काई को, कैसे जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे सुपरनोवा हो गए, ग्रेविटेशनल लेंसेज हो गए, स्पेस डेब्रिस हो गया और एस्टेरॉइड्स हो गए, इन सब को मॉनिटर करने का कौन? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है। उसके बाद और एक और चीज़, जो ये देवास्थल है हिल, ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर है। और देवास्थल में भी देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है। और वो कैंपस किसका है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरियस का वो कैंपस है, देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस, वहाँ पे कमीशन किया गया देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। ये है एरियस का, और यहाँ पे इसको कमीशन मिला है। एरियस की फुल फॉर्म मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है। और बेसिकली ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, नैनीताल गुजरात में, नैनीताल उत्तराखंड में, गुजरात नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक है। और जो ये टेलीस्कोप है, बेसिकली 4 मीटर क्लास टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट है, 4 मीटर। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है। क्या अप्रूवल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट है 2021-22 का, उसका जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देती थी, उसको 8.1% कर दिया गया है। ठीक है। और इससे पहले जो था 8.5% चलता था, और उसको घटा के अब 8.1% इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ये न्यू इंटरेस्ट रेट है ना 8.1, ये सबसे कम है सिंस 1977 1978, यानी कि 77-78 में इससे कम रेट गया था, वरना इसके कम रेट ना रेट कम नीचे आया ही नहीं है 40 सालों में। ठीक है। और उस टाइम पे 8% हुआ था, लेकिन उसके बाद से तो 8% से ज़्यादा ही था। और ये पहली बार है कि 8.1 पर इंटरेस्ट रेट लाया गया है ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट का। और ये अप्रूवल किसने दिया है? ये अप्रूवल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों ने मिलकर इसको अप्रूवल भी दे दिया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर के इसका अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एल नागेश्वर राव। और एल नागेश्वर राव एक बेंच था बेसिकली, उसमें 3 जजेस थे। तो एल नागेश्वर राव थे, जस्टिस है ये भी। ठीक है। और जस्टिस एल नागेश्वर राव थे, जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई यानी कि BR गवई थे जस्टिस, और जस्टिस अनिरुद्धा बोस थे, जस्टिस अनिरुद्धा बोस। तो ये 3 जजेस का पूरा बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और इन्होंने ये ऑर्डर किया कि जितने भी नए परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी एक नेशनल पार्क है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी एक नेशनल पार्क, उस एरिया के 1 किलोमीटर के रेडियस में, उस नेशनल पार्क या नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नया परमानेंट स्ट्रक्चर की परमिशन, उसकी माइनिंग के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं है। ठीक है। और बेसिकली दे आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड दैट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूली permanent structures within extended buffer zone of 1 kilometer of a national park and national wildlife sanctuary will not be permitted. They are not permitting the new construction of any new permanent structure
और जैसे जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, उसके लिए बोला है कि 500 मीटर के एरिया में कोई भी नया परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम, अब श्रेष्ठा की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है रेजिडेंशियल एजुकेशन की स्टूडेंट्स के लिए जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं इन टारगेटेड एरियाज। सो स्कूल स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और इससे क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, जितने भी पुअरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। और इसको लॉन्च किसने किया है? वीरेंद्र कुमार सिंह ने, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। और इस स्कीम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम। क्या नाम है इस स्कीम का? श्रेष्ठा स्कीम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो पहला अपना इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाने वाला है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनेगा चंडीगढ़ में, और इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है। और जितने भी साइमुलेटर्स है, डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट्स है और एरो इंजन्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बाकी के आर्टिफैक्ट्स है, वो सारे के सारे रखे जाएंगे एक फैसिलिटी में। देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स है उसने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और पहला अपना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए चंडीगढ़ में, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी साइमुलेटर्स है, डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट है, एरो इंजन्स है और सारे आर्टिफैक्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो सारे के सारे लगाए जाएंगे। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स है, इंडिया का फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, और जिसका नाम है कियावर्स है। क्या नाम है? इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स है जिसका नाम है कियावर्स है। इसको लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? Kia.ai ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई में लॉन्च किया है। और जिसका बेसिकली मेन इंटेंट जो है, मेन इरादा है मर्ज करने का है जितने भी रियल वर्ल्ड बैंकिंग को किसके साथ? मेटावर्स। रियल वर्ल्ड बैंकिंग को मेटावर्स बैंकिंग के साथ जोड़ने का इंटेंट है, और इसीलिए ये इंडिया की पहले बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च किया है Kia.ai ने, ठीक है। और बेसिकली इट विल अलाउ कस्टमर्स टू ट्रांजैक्ट और एक्सेस बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। अपने घर की सुविधा के साथ वो बेसिकली बैंकिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो ये मेटावर्स है, बेसिकली मेटावर्स होता क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड। ये 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स का एक पूरा नेटवर्क है जो ऑगमेंटेड रियलिटी को, वर्चुअल रियलिटी को, ब्लॉकचेन को और कुछ सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्या करता है? यूज़ करता है। किस लिए? फॉर यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र्स इंटरेक्शन के लिए। मेटावर्स एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा नेटवर्क है दैट यूजेस ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद जो बैंकिंग मेटावर्स है बेसिकली वो अनेबल करता है। बैंकिंग मेटावर्स क्या होता है? बैंकिंग मेटावर्स जितने भी बैंक्स हैं उनको अनेबल करता है कि वो जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सके, ठीक है। सो इट विल अनेबल बैंक्स को ये अनेबल करता है कि वो यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, उसकी जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ कर सके, जिससे वो बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाए डाटा विजुअलाइजेशन के और प्रोसेस गेमिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो मेटावर्स बेसिकली विल अनेबल बैंक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ इनहेंस्ड यूज़र एक्सपीरियंस टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट फॉर डाटा विजुअलाइजेशन के लिए बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके, और साथ साथ में प्रोसेस गेमिफिकेशन के लिए बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कोटक चेरी। कोटक चेरी
सो जो ये कोटक चेरी है बेसिकली ये एक वन स्टॉप क्यूरेटेड आर्किटेक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। वन स्टॉप ओपन आर्किटेक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जो एक सब्सिडरी है कोटक महिंद्रा बैंक की। और इसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स कैन चूज फ्रॉम सो मैनी ऑफरिंग्स and other than those which are manufactured by Kotak Mahindra Bank और with assistance from कोटक चेरी। कोटक चेरी की हेल्प से इन्वेस्टर्स जो है जो ऑफरिंग्स मिली हुई होगी उनके लिए वहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोटक चेरी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर जा सकते हैं। फाइन। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑफर करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफर करेगा स्टॉक्स से रिलेटेड, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स, नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये सारे ऑफर करेगा ये प्लेटफॉर्म। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और रियल इस्टेट, सो ये सारे चीज़ें ऑफर करेगा अपने प्लेटफॉर्म पर और लोग उससे अपना इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे वो वेयर दे कैन फाइंड इट सुटेबल टू इन्वेस्ट देयर मनी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स आया है। ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से एक रैंकिंग आई है और इसमें जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल है मुकेश अंबानी, ठीक है। और ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से जो मुकेश अंबानी हैं वो रिचेस्ट मैन बने इंडिया के एज वेल एज एशिया। इंडिया में भी और एशिया में भी मुकेश अंबानी की रैंक फर्स्ट आई है और इनकी टोटल नेटवर्थ है 99.7 बिलियन यूएस डॉलर। 99.7 बिलियन यूएस डॉलर इनकी टोटल नेटवर्थ है। और इन सेकेंड पोजीशन पे आया है गौतम अडानी। गौतम अडानी की इनकी 99.7 है, इनकी 98.7 है। अभी पता होगा रिसेंटली इससे पहले ये हुआ था कि गौतम अडानी ने रिप्लेस किया था मुकेश अंबानी को और फिर आगे भी ऐसे ही हुआ। तो इस टाइम पे जो ये जून का टाइम है इसमें मुकेश अंबानी was the richest man in India as well as in Asia with 99.7 billion US डॉलर। सेकेंड पोजीशन पे थे गौतम अडानी जिनकी नेटवर्थ थी 98.7 बिलियन US डॉलर। ठीक है, और या और जो एट्थ और ग्लोबली बात करें तो ये एट्थ रिचेस्ट मैन है, आठवें सबसे अमीर आदमी जो है अर्थ वर्ल्ड में वो मुकेश अंबानी है और गौतम अडानी की रैंकिंग है 9th। ठीक है, और इसमें टॉप पे ऑब्वियसली कौन होगा? इलॉन मस्क होगा, सबको पता है। 227 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ के साथ, 227 बिलियन यूएस डॉलर नेटवर्थ के साथ। और सेकंड पोजीशन पे जेफ बेजोस, थर्ड पोजीशन पे बर्नार्ड अर्नोल्ड। सेकंड पोजीशन पे कौन है? जेफ बेजोस और थर्ड पोजीशन पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, और मुकेश अंबानी वॉज एट 8th पोजीशन, गौतम अडानी वॉज एट 9th पोजीशन। फाइन। उसके बाद एक और लिस्ट आई है रिचेस्ट मैन से रिलेटेड है। सो फोर्ब्स की ये लिस्ट है, जो ब्लूमबर्ग्स की थी ये फोर्ब्स की है। और फोर्ब्स का नाम क्या है? रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, इसको भी टॉप इलॉन मस्क ने ही किया है। और देखिए वो जो थी, जो वो पूरी लिस्ट आई थी वो उनके हिसाब से ब्लूमबर्ग से हिसाब से 3 जून तक की थी। ठीक है, 3 जून तक का डाटा था उनके पास और इसके पास भी 3 जून तक का ही डाटा है। और उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के हिसाब से इलोन मस्क टॉप पे है जिसकी नेटवर्थ 233.7 बिलियन यूएस डॉलर है। अब देखिए फोर्ब्स के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि नेटवर्थ उस टाइम पे इतनी थी और उसके हिसाब से ब्लूमबर्ग्स के हिसाब से 227 थी। लेकिन टॉप पे इलॉन मस्क ही है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। ये नहीं आएगा कि नेटवर्थ कितनी है, सिर्फ इतना आता है कि टॉप पे कौन है। बॉटम बॉटम का नहीं आता, टॉप पे आता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया में से कौन से बिलियनियर है जिसकी रैंकिंग आई है। और सेकंड पोजीशन पे बर्नार्ड अर्नोल्ड है जिनकी टोटल नेटवर्थ 157 बिलियन यूएस डॉलर है। थर्ड पोजीशन पे जेफ बेजोस है। अब देखिए उसमें ब्लूमबर्ग्स में तो सेकंड पोजीशन पे जेफ बेजोस था, अमेजन के सीईओ, और थर्ड पे बर्नार्ड अर्नोल्ड थे। लेकिन इसमें सेकंड पोजीशन पे बर्नार्ड अर्नोल्ड बोला है और थर्ड पोजीशन पे जेफ बेजोस बोला है 151.2 बिलियन यूएस डॉलर के साथ।
मुकेश अंबानी 6th पोजीशन पे है और गौतम अडानी 9th पोजीशन पे है। वहाँ पे मुकेश अंबानी 8th पोजीशन पे थे, गौतम अडानी 9th पोजीशन पे थे ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से। और अगर बात करें फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के हिसाब से तो मुकेश अंबानी की रैंकिंग 6th है ग्लोबली और गौतम अडानी की रैंकिंग 9th है। इसकी टोटल नेटवर्थ कितनी है 104.7 बिलियन यूएस डॉलर। फाइन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 40 पर। तो इंडियन नेवल शिप, इंडिया का जो नेवल शिप है उसका नाम है निशांक। ठीक है, इंडियन नेवल शिप जिसका नाम आईएनएस निशांक है और ये वीर क्लास मिसाइल कॉर्वेट किलर्स का फोर्थ फोर्थ है, बेसिकली फोर्थ शिप है, फोर्थ नेवल शिप है। और उसके साथ साथ में अक्षय आईएनएस अक्षय जिसको P-35 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और आईएनएस निशांक K-43 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों को डीकमीशन कर दिया है क्योंकि इनकी टोटल सर्विस इन्होंने 32 ईयर्स से भी ज़्यादा सर्विस इन्होंने कर ली है और 32 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विसेज। तो बेसिकली जो ये अभय क्लास कॉर्वेट को बिलोंग करता है आईएनएस निशांक, तो जो है अभय क्लास को बिलोंग करता है, अभय क्लास। और आईएनएस अक्षय जो है वो अभय क्लास को बिलोंग करता है और आईएनएस निशांक जो है वो वीर क्लास को बिलोंग करता है, वीर क्लास को बिलोंग करता है। और इन दोनों के दोनों डीकमीशन हो गए। ये 1989 में कमीशन किया गया था आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय 1990 में कमीशन किया गया था। और या दैट इज़ इट। और बेसिकली दोनों ही डीकमीशन कर दिए गए हैं। एक सेरेमनी हुई थी और वो सेरेमनी हुई थी नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में ये सेरेमनी हुई। और उस टाइम पे नेशनल फ्लैग और नेशनल सिंबल जो भी है वो सारे के सारे वहाँ से हटा दिए गए एट सनसेट। ठीक है, सनसेट के टाइम पे। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट नाम इम्पोर्टेंट है कि आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय डीकमीशनड हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमने 40 तक कंप्लीट किए, 41st आई होप क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, आई थिंक टेबल लैंप की डायरेक्शन सही नहीं है। ओके, अब देखते हैं। 41st न्यूज़ क्या है? 41st न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक कैंपेन चल रही है और उस कैंपेन का नाम है 3 ईयर लॉन्ग कैंपेन है और पूरा नाम है इसका पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन। पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन, पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन। और इसका टाइटल क्या है? घर के ऊपर सोलर इज सुपर। इस कैंपेन का नाम क्या है? घर के ऊपर सोलर इज सुपर। क्या नाम है? घर के ऊपर सोलर इज सुपर। और इसको बेसिकली इसको किसके थ्रू ये लॉन्च हुई है? तो उसका नाम है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घर के ऊपर सोलर सुपर कैंपेन, जो सोलर अवेयरनेस कैंपेन है, पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन है, इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और उसके जो भागवत क्यूबा है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है एक इवेंट के थ्रू और वो इवेंट हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, और बेसिकली पब्लिक को इसके लिए रिक्वेस्ट की है कि वो सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करें सोलर रूफटॉप को। और इस कैंपेन के बारे में क्या है? इस कैंपेन को शुरू किया है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और इसके साथ इसको जर्मनी सोलर एसोसिएशन का सपोर्ट मिला है, जो जर्मनी फेडरल मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट मिला है। उसके साथ मिलकर के उन्होंने इसको घर के ऊपर सोलर सुपर प्रोजेक्ट और कैंपेन को शुरू किया है। और इसका बेसिक एम यही है कि लोकल गवर्नमेंट को अर्ज किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए सिटीजन्स को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, कि बेसिकली सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करें कम से कम 100 इंडियन टाउन्स में और सिटीज़ में, 100 इंडियन सिटीज़ और टाउन में जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर दिए जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया है और लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट।
लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, और किसके थ्रू किया है? वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। और बेसिकली जो आइडिया है इसका वो लाइफ मूवमेंट को लॉन्च करने का वो इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि COP हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 26th एडिशन हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। और उस टाइम पे लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया PM मोदी ने, ठीक है। और उसके साथ साथ में इसका बेसिक मकसद यही है, सिर्फ इतना ही है कि जो अभी हमारी इकोनॉमी चल रही है, यूज़ एंड डिस्पोज, यूज़ करो और फिर उसको फेंक दो या फिर डिस्पोज कर दो। ये हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसको हम चेंज करना चाहिए। किस पे? रिड्यूस करो, कम करो, रीयूज़ करो। जो भी कम किया है उसके बाद उसको रीयूज़ भी करो, और रीयूज़ करने के बाद उसको रिसाइकल करो। इस पर हमारी इकोनॉमी चलनी चाहिए। इसको बेसिकली प्रमोट करने के लिए PM मोदी ने ऐसा किया है। और and people who are opting for this lifestyle are regarded as pro planet people। वो लोग जो इस लाइफस्टाइल को चूज़ करेंगे उन्हें प्रो प्लानट पीपल कहा जाएगा। और इससे बेसिकली इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये कैंपेन है। इन्वायरमेंट लंबे समय तक अच्छे से रहे, और इसीलिए ये है। और जो पीपल इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे उन्हें प्रो प्लानट पीपल बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता है। नेक्स्ट न्यूज़, एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, और मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज संप्रति 10-2022। एक्सरसाइज संप्रति 10-2022। और ये कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश के जशोर में। बांग्लादेश के जशोर में हुई है। 5 जून से लेकर के 16 जून के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। और ये बांग्लादेश बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन का ही पार्ट है। और इसने बेसिकली इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को और कोऑपरेशन को बिटवीन बोथ द आर्मीज, बिटवीन बोथ द कंट्रीज, दोनों के दोनों कंट्रीज़ में बेसिकली जो कोऑपरेशन है अच्छे से ट्रेनिंग का, और बेसिकली दोनों अच्छे से साथ में जाके कोऑपरेट करें और उसको मजबूत करने के लिए ही ये एक्सरसाइज हुई है। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट होता है इसमें एक्सरसाइज कौन सी हुई है। तो एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज संप्रति 10 है, और हुई है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और मिलिट्री एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ न्यूज़ नंबर 44। तो देखिए 44th न्यूज़ ये है कि इंडिया और कनाडा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बूस्ट करने के लिए। क्या? बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट, बूस्ट करने के लिए बायलैटरल कोऑपरेशन क्लाइमेट एक्शन पर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर और कंजर्वेशन पर इंडिया और कनाडा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इंडिया की तरफ से भूपेंद्र यादव ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर है। और उनकी तरफ से स्टीफन ने किया है, जो उधर से है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने वाला इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में कि स्टॉकहोल्म 50 एक ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। स्टॉकहोल्म 50 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जो स्वीडन के स्टॉकहोल्म में हुई थी। और ये हुई थी 2 से लेकर 3 जून तक। 2 से लेकर 3 जून के बीच में स्टॉकहोल्म +50 कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के ऊपर हुई है बेसिकली कॉन्फ्रेंस तो ये। और इसकी जो यूनाइटेड नेशन की पहली कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, और उसके बाद सेकेंड कॉन्फ्रेंस अब हो रही है, और इसका नाम है स्टॉकहोल्म +50। और ये 2 से लेकर 3 जून तक चली है। 50 साल बाद इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नाटो। सो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसने इनिशिएट किया है बेल्टॉप्स को इनिशिएट किया। और ये बेल्टॉप्स है क्या? बेसिकली बेल्टॉप्स का पूरा नाम है बाल्टिक ऑपरेशन। इसको शुरू करने वाला कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है। और ये 2 वीक का बेसिकली एक 2 वीक का प्रोग्राम था, और 2 वीक का कह सकते हैं एक्सरसाइज थी। और इसका एडिशन था 51st। दिस वाज द 51st एडिशन ऑफ बाल्टिक ऑपरेशंस। बाल्टिक ऑपरेशन का 51st एडिशन था, और इसको इनिशिएट किया था नाटो ने। और ये 5 जून से लेकर के 17 जून के बीच में ये हुआ है।
कहाँ पे हुआ है, बाल्टिक सी में हुआ है, और इसको होस्ट किसने किया है, स्वीडन ने इसको होस्ट किया है। ओके, और या दैट इज़ इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसको होस्ट करने वाला, इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला कंट्री कौन सा है, स्वीडन है। कहाँ पे हुआ है, बाल्टिक में हुआ है, 5 से लेकर 16-17 जून के बीच में। और मैरीटाइम फोकस्ड एक्सरसाइज है, 51st एडिशन था, 2 वीक के लिए चला। बाल्टॉप्स का पूरा नाम बाल्टिक ऑपरेशन किसने किया, नाटो ने इनिशिएट किया। ठीक है, तो इसमें अराउंड 16 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 16 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 7,000 से भी ज़्यादा सेलर्स, एयरमैन और मरीन्स बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज को लीड कौन करेगा, यूएस की नेवल फोर्स इसको लीड करेगी। ठीक है, और ये बाल्टॉप्स की जो नेवल एक्सरसाइज है जो सबसे पहले हुई थी 1972 में, सबसे पहले ये एक्सरसाइज हुई थी। और इसको लीड कौन कर रहा है, इसको लीड कर रहा है यूएस की नेवल फोर्स, यूएस नेवल फोर्स इसको लीड करेगी। फाइन, इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड बेसिकली ये एक लैंडिंग आर्म है किसका, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का। और इसने एक ये एक लैंडिंग आर्म है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लिमिटेड का, जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट भी है और साथ साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है। और उसने लॉन्च किया है फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन। क्या लॉन्च किया है, फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया, और उस कैंपेन का नाम है हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। क्या नाम है, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। और बेसिकली ये एक डिजिटल मल्टीलिंगुअल कैंपेन है, डिजिटल मल्टीलिंगुअल कैंपेन है, और जिसका एम है बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड बेनिफिट ऑफ गुड फाइनेंशियल हैबिट। एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, उस सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को बताता है। तो इस कैंपेन का ये है, और इस कैंपेन का नाम क्या है, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। और ये बेसिकली एक ओरिजिनल एजुकेशनल सीरीज़ का एक फॉलो अप है। ओरिजिनल एजुकेशनल सीरीज़ कौन सी चली थी, एबीसी ऑफ ईएमआई, एबीसी ऑफ ईएमआई, इसी पर बेस्ड, इसी का फॉलो अप जो है ये वाली कैंपेन चलाई जा रही है। ठीक है, और जो ये एबीसी ऑफ ईएमआई है ना, एजुकेशनल सीरीज़ थी, और इसने डेब्यू किया था फरवरी 2022 में, और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। और या दैट इज़ इट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये हमने 46 तक कंप्लीट किए, अब चलते हैं 47 पर। सो 47th news is related to public sector bank, that is State Bank of India. So State Bank of India ने बेसिकली बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, विद द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 31,675 करोड़ रुपीज़ का। और ये 55% का इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से, पिछले साल जितना था उसका 55% इंक्रीज़ हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, 31,675 करोड़ रुपए अब हो गया है। और सेकंड पोजीशन पे जिसको फ़ायदा हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको अराउंड हुआ है नेट प्रॉफिट जो हुआ है 7,272 करोड़ रुपए का हुआ है। और थर्ड पोजीशन पे कैनरा बैंक है जिसका प्रॉफिट है 5,678 करोड़ रुपीज़, और इसका अराउंड 8% का प्रॉफिट है। ठीक है, और इसका 55% का प्रॉफिट है। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने भी अपना इम्प्रूवमेंट शो किया है कि डिपॉजिट्स जो हो रहे हैं और लोन दिए जा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट है उनमें, हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये लोन देने में, और साथ साथ में डिपॉजिट की जो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही है। और यही एक ऐसा पर्टिकुलर एक, केवल एक यही पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा है जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1% से भी कम है, जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% से भी कम है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज़ द ओनली वन बैंक इन इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डाटा आया है, और उस डाटा के हिसाब से इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एक वीक, उस वीक का एंड हुआ था 27 मई को। और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, इसका शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, इसको फॉरेक्स बोल देते हैं, पूरा नहीं बोलना पड़ता तो फॉरेक्स बोल देते हैं। और वो
$3.854 बिलियन US इंक्रीज़ किया है। इतना इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ करके अब कितना हो गया है, अब हो गया है ये 601.363 बिलियन US हो चुका है। तो एक हफ्ते में इतना इंक्रीज़ हुआ है 3.854 बिलियन US, और अब बढ़ के ये हो गया 601.363 बिलियन US। ये हुआ किसकी वजह से? क्योंकि इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ा है, जिसकी वजह से एक ही हफ्ते में इतना सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। और या और जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये सेकंड टाइम बढ़ा है, क्योंकि पिछले 10 हफ्तों से तो गिर ही रहा था, और पिछले हफ्ते भी बढ़ा, और उससे अभी सेकंड हफ्ते में तो देखो कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और या दैट इज़ इट। ठीक है। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। और जो ये फॉरेन करेंसी एसेट होता है, बेसिकली इसके अंदर नॉन डॉलर करेंसी जितनी भी होती है ना, चाहे वो यूरो हो, पाउंड स्टर्लिंग हो, जापानीज येन हो, और बाकी की नॉन डॉलर करेंसीज होती है, उन सब का इफेक्ट पड़ता है उसके अंदर। जो फॉरेन करेंसी एसेट है, चाहे वो कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो उनका फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये फॉरेन करेंसी एसेट्स निकलता है, और ये इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से ये भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अल्बेनिया। अल्बेनिया की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने इलेक्ट किया है टॉप मिलिट्री ऑफिशियल, जिसका नाम है GM बजराम बेगाज, को अपना क्या बनाया, नया प्रेसिडेंट बनाया है। और ये बेसिकली मिलिट्री की पोस्ट से तो थर्ड है, मिलिट्री की तरफ से तो थर्ड ऐसे प्रेसिडेंट बनेंगे जो उनका बैकग्राउंड मिलिट्री से रिलेटेड है, और ये टॉप मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं, जनरल मेजर बजराम बेगाज। और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कि हाँ के अल्बेनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अलीड मेहता को इन्होंने रिप्लेस किया है। और दैट इज़ इट। इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, 25 जुलाई को ये अपना शपथ लेंगे। ठीक है। और ये अल्बेनिया के 8वें प्रेसिडेंट बने हैं, और मिलिट्री से थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 50। सो 50th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ऑब्जर्व किया गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन, और उसने इसको ऑब्जर्व किया है। और 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और इसका इस साल का थीम है ओनली वन अर्थ। क्या थीम है इस साल का? इसका थीम है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। और बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन के इन्वायरमेंट को लेकर पहले यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका स्लोगन भी पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका स्लोगन भी यही था। ठीक है। उसका स्लोगन भी यही था। और जो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लीड कर रहा है, और लीड करता है बेसिकली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लीड करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और एंड इट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, अच्छे से रखना है। और जो पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, वो ऑब्जर्व किया गया था 1972 में। 1972 में 41st टाइम इट वॉज ऑब्जर्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है। और 2022 का जो बेसिकली ये है, ये इसकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, 50वीं एनिवर्सरी है इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। और इसके इसी टाइम पे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ऑब्जर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ना एक कैंपेन भी लॉन्च किया। उस कैंपेन का नाम है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। क्या नाम है? क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। इंडिया को बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री करने के लिए, और इंडियन रेलवे को फ्री करने के लिए प्लास्टिक से, सो टू फ्री व्हाट टू फ्री द इंडियन रेलवे स्टेशंस एंड इंडिया फ्री फ्रॉम प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसके लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है। उस कैंपेन का नाम है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आई थिंक इसमें एक ही वीडियो कर लेता है, 1 से लेके 7 वाली, क्योंकि इससे फिर उसको अपलोड होने में 12-13 घंटे लग जाते हैं, और फिर आई गेट इरिटेटेड। तो एक ही कर लेते हो, सेकंड वीडियो में कर लेंगे बाकी दूसरी का रिवीजन।
सो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ इज इट इज़ रिलेटेड टू यांगटी कुटी वैली। तो बेसिकली क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियल एडवांसेस चल रहे हैं, मल्टीपल इवेंट चल रहे हैं। ग्लेशियल जो है जो क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स जो है बहुत ज़्यादा वो पिघल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इवेंट विटनेस किए गए हैं यांगटी कुटी वैली में। और ये यांगटी कुटी वैली बेसिकली सिचुएटेड है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले मतलब ये 52,000 साल से ये ग्लेशियर्स पूरे थे, और अभी कुछ इवेंट मिल रहे हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं कि उनके अंदर चेंजेस देखे जा रहे हैं, वो विटनेस किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से बेसिकली ये न्यूज़ में आया है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी चल रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग। एंड या तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है कि ग्लेशिएशन का नेचर क्या कैसा है सेंट्रल हिमालय में। ठीक है, ओके। तो इसीलिए सिर्फ इतना तो न्यूज़ में है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यांगटी कुटी वैली कहाँ पे है। तो यांगटी कुटी वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। सो इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है एस्ट्रोसेट। क्या नाम है? एस्ट्रोसेट। वो उसने डिटेक्ट किया है बर्थ ऑफ अ ब्लैक होल, कि एक ब्लैक होल डेवलप हो चुका है। और ये 500 टाइम है कि किसी ने बताया है कि ब्लैक होल का डेवलपमेंट हो चुका है और ये इसका बर्थ हो चुका है। तो इंडिया की तरफ से तो ये पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसेट, जिसने ये खुद अपने आप से डिटेक्ट किया है और कि बर्थ हुआ है ब्लैक होल का फॉर द 500 टाइम, 500वीं बार। ठीक है, 500वीं बार दोबारा से ब्लैक होल का बर्थ हुआ है। और एस्ट्रोसेट जो है बेसिकली ये लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015 में लॉन्च हुआ था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कौन सी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है? तो ये नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कहाँ पे? नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ठीक है, और आर्टोसेट बेसिकली पहला ही इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, जिसके अंदर 5 टेलीस्कोप है जो अलग अलग वेवलेंथ से देखते हैं। विजिबल वेवलेंथ से देखेंगे, नियर अल्ट्रा वायलेट से देखेंगे, फार अल्ट्रा वायलेट से देखेंगे, सॉफ्ट एक्सरे से देखेंगे, हार्ड एक्सरे से देखेंगे। ठीक है, फाइन। और या दैट इज़ इट। सो ये 38 सेंटीमीटर चौड़ा अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जो इमेजेस ले सकता है दूर की भी और साथ साथ में पास की बैंड्स की भी इमेजेस अच्छे से ले सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू CSIR। इसका मतलब है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं है, इसका मतलब है सेंट्रल लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु के चेन्नई में लोकेटेड है। और बेसिकली जो जितेंद्र सिंह है जो उन्होंने एड्रेस किया है, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन का एड्रेस किया है। और ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन किसकी मनाई जा रही है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की मनाई जा रही है चेन्नई में। इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का चेन्नई तमिलनाडु में, और इसीलिए ये न्यूज़ में है कि ये इसका ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इसको कौन एड्रेस कर रहा है? जितेंद्र सिंह इसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा था। कब रखा था? 1948 में, 24 अप्रैल 1948 में पहली बार इसका फाउंडेशन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू थर्ड इंडिया बांग्लादेश पैसेंजर ट्रेन सर्विस। थर्ड
तीसरी इंडिया बांग्लादेश की पैसेंजर ट्रेन सर्विस और जिसका नाम है मैथाली एक्सप्रेस, ये शुरू हो रही है 1 जून से। 1 जून से तीसरी ऐसी ट्रेन बन रही है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रैवल करेगी, और ये पैसेंजर ट्रेन है। और इससे पहले दो ट्रेन चली रही थी, ठीक है। और ये ट्रेन बेसिकली ऑपरेट करेगी जलपाईगुड़ी, जो वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी रीजन है, वहाँ से बांग्लादेश के ढाका तक जाएगी। और ये पैसेंजर ट्रेन है, और ये ट्रेन का नाम है मिथाली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिथाली एक्सप्रेस। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा बाकी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक नासा का इनसाइट लैंडर है, नासा का इनसाइट लैंडर। और ये पहला ऐसा मिशन है जो बेसिकली मार्स के डीप इंटीरियर्स की स्टडी करेगा। और ये अपने 6 महीने के मिशन पर जा रहा है, 6 महीने की ट्रिप पे जा रहा है रेड प्लैनेट। यानी रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? मार्स को बोला जाता है। तो मार्स के डीप इंटीरियर्स की स्टडी करने के लिए पहला मिशन है, इसका नाम है इनसाइट लैंडर। 6 महीने के लिए जा रहा है। कब जा रहा है? मई 2022 में जाएगा। और मई 2022 में जा चुका है भाई, हम जून कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जा चुका है। और बेसिकली निकल तो ये मई में गया था, लेकिन जो ये रेड प्लैनेट है उस पर ये लैंड करेगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2022 में ही ये लैंड कर देगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, एक नासा का ही वोएगर स्पेसक्राफ्ट है। नाम क्या है? यहाँ लिख देती हूँ, वोएगर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो पिछले 45 ईयर से उसको हो गए लॉन्च किए हुए स्पेसक्राफ्ट को। और अभी भी वो सर्विस में है। और बेसिकली इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको नासा यूज़ करता है सोलर सिस्टम से भी दूर जाने के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी फार बियॉन्ड सोलर सिस्टम। और इसको लॉन्च किया गया था 1977 में। अभी तक ये फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है। और या और बेसिकली इसने 2012 में भी सोलर सिस्टम से निकल के ये गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 3 कंट्री है, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। एंड इनका नेम हैज़ बी नेम्ड एज द होस्ट ऑफ। ये 2025 के लिए, ये 2027 के लिए। थाईलैंड 2025 के लिए, मलेशिया 2027 के लिए, सिंगापुर 2029 के लिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। थाईलैंड को 2025 के लिए, ठीक है। मलेशिया को 2027 के लिए, सिंगापुर को 2029 के लिए, और कंबोडिया को 2023 के लिए बेसिकली ये होस्ट करेंगी। और इनको क्या बनाया गया है? होस्ट करेंगी ये कौन से गेम्स को? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को होस्ट करेंगी। थाईलैंड 25, मलेशिया 27, सिंगापुर 29, कंबोडिया 23। तो सबसे नियरेस्ट तो यही है कि कंबोडिया में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स खेले जाएंगे 2023 में। और या और ये डिसाइड हुआ है हनोई के वियतनाम में, एक मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंडिया बेसिकली होस्ट कर रहा है 2023 के मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है इंडिया। 2023 के मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप, इसका ये 15th एडिशन है और इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। दिस इज़ द न्यूज़, दैट इज़ इट। सब इंडिया होस्ट कर रहा है। ये पता होना चाहिए कौन सा एडिशन है इसका, कौन सा गेम है ये पता होना चाहिए, और कौन होस्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए। और या फाइन।
अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है, बेसिकली क्या, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र आज को बढ़ा के 10,000 करना चाहते हैं। फिलहाल 8,735 है और इनको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं, 10,000 करना चाहते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र आज को। और ये ऐसा टारगेट सेट किया है कि मार्च 2024 तक ऐसा हो जाए जैसा ये चाहते हैं। और अभी अगर मई तक की बात करें, क्योंकि मई तक का डाटा इनके पास है, तो 8,735 जनऔषधि केंद्र आज इंडिया में हैं फिलहाल, अराउंड 739 डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस 739 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ओके। एक और चीज़ है कि अराउंड 1,600 मेडिसिनल्स और 250 सर्जिकल डिवाइसेस भी, जैसे आयुष प्रोडक्ट हो गया, सुविधा सैनिटरी पैड जो 1 रुपये में एक पैड मिलता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र आज में। काफ़ी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह होती है और जो सर्जिकल चीज़ें होती है वो भी बहुत सस्ती मिलती हैं। जैसे आपने देख ही लिया कि पैड पैड 1 रुपये का मिलता है, एक पैड। उसके बाद सेकंड 59th न्यूज़ इज़ हिमालय बर्ड काउंट। हिमालय बर्ड काउंट का पहला एडिशन आया है और इसका पहला एडिशन जो है, ये फर्स्ट एडिशन में बर्ड्स की 607 स्पीसीज काउंट की गई है। कितनी? मेरे को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एक हाथ में माइक पकड़ना पड़ता है। मेरे को लगता है अगर माइक दूर रहेगा तो आवाज़ इतनी नहीं आएगी। गिव मी अ सेकंड, ओके। सो हिमालय बर्ड काउंट के हिसाब से जो पहला एडिशन है उसमें ये रिकॉर्ड किया गया है कि 607 स्पीसीज है टोटल। ठीक है, और 607 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है। और जो ये हिमालय बर्ड काउंट था ना, इसको कंक्लूड किया गया लद्दाख में, मई 2022 में ये हुआ था। और पहला रीजनल इवेंट है ये, पहला रीजनल इवेंट है जो इंडिया, नेपाल और भूटान तीनों के बीच में पहला रीजनल इवेंट है जो हो रहा है, जिसके हिसाब से 607 स्पीसीज देखी गई है बर्ड्स की। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है बर्ड काउंट इंडिया ने, इसको ऑर्गेनाइज किया है। बर्ड काउंट इंडिया, इंडिया की ने भी, और नेपाल की जो बर्ड कंजर्वेशन है उसने भी, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर भूटान उसने भी, तो तीनों ने मिलकर इसको इवेंट को लॉन्च किया। तो उसके हिसाब से 607 स्पीसीज टोटल डिसाइड की गई है कि इतनी है, रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद उत्तराखंड की बहुत फेमस वैली है जिसका नाम है फ्लावर ट्रैक। ठीक है, और ये फ्लावर ट्रैक बेसिकली कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट इज़ ऑल सेट टू ओपन फ्रॉम 1 जून। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है कि ये 1 जून से ओपन हो जाएगी लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, सो दे कैन विजिट देयर हियर। एंड फेम फ्लावर ट्रैक वैली है, फ्लावर ट्रैक वैली है बेसिकली। ठीक है, और ये है कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और वाई इट इज़ इन न्यूज़, क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर दी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर दी है। और ये कहाँ पे है वैसे? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये कहाँ पे है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये हमने की टोटल 60 न्यूज़ और हमारा ये हो जाता है कंप्लीट रिवीजन इसका। ठीक है, और बाकी अब हम बाकी का बचा हुआ करेंगे, जो 8 से लेकर 15 तक का है वो भी कंप्लीट करेंगे, और बाकी जुलाई और अगस्त कंप्लीट करेंगे। और एक बार दोबारा से सबका रिवीजन होने के बाद फिर हम नेक्स्ट जून का ख़त्म करेंगे, फिर अगस्त का ख़त्म कर लेंगे। तो पहले इसका रिवीजन होगा। इसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में 8 से लेकर 15 तक का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।